टाइम था 16 जनवरी 2024 का और जगह थी जापान। जब शाम के करीबन 8:30 बजे का टाइम हो चुका था और ताकाहाशी इचिरो वापस अपने घर पर आया था अपनी कंपनी से छुट्टी करके। लेकिन जैसे ही वो अपने घर पर पहुंचता है, अपने घर के बाहर आते ही उसने अपनी गाड़ी पार्क कर दी और उसके बाद अपने घर के अंदर घुसता है तो उसने देखा कि सामने ही उसके पिता की गाड़ी अभी भी खड़ी हुई है। ये काफ़ी ज़्यादा गंदी है और सुबह सुबह उसके पिता ये बात बोल रहे थे कि आज तो वो अपनी गाड़ी धुलवाने के लिए जाने वाले हैं। तो उसे इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था। वैसे इसके पिता का भी खुद का एक बार था, तो वो उसमें काफी ज्यादा बिजी रहा करते थे और इस टाइम इचिरो को यही लग रहा था कि शायद उसके पिता को टाइम नहीं लगा होगा और यही कारण है कि वो अपनी गाड़ी को नहीं धुलवा पाए। और ये कोई बड़ी बात नहीं थी। तो वो अपने घर के अंदर जाता है। अंदर जाकर उसने देखा कि पूरे ही घर में इस टाइम सन्नाटा छाया हुआ है। तो वो ज्यादा कुछ तो उस टाइम नहीं सोचता है, सिर्फ और सिर्फ अपने माता पिता को आवाज लगाते हुए वो अपने कमरे में चला जाता है। वहां पर जाकर अपने कपड़े वगैरह बदल लेता है। लेकिन आज काफी सारी उसे अजीब चीजें दिखाई देती हैं, क्योंकि जब भी वो वापस अपने घर पर आया करता था तो उसकी माँ सामने ही खाना बना रही हुआ करती थी। वो यही बात कहा करती थी कि बेटा जाकर जल्दी से तू कपड़े वगैरह बदल ले, उसके बाद खाना लग रहा है। लेकिन आज अगर देखा जाए तो इनका पूरा ही घर काफी ज्यादा शांत था। उसके बाद वो अपने कपड़े वगैरह बदल लेने के बाद घर के बाहर आता है और उसके बाद अपने माता पिता को ढूंढना शुरू करता है। अपने माता पिता को उसने काफी सारी आवाजें लगा ली थी, लेकिन दूसरी तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं मिल रहा था। तो वो पूरे ही घर में अब उन्हें ढूंढने लगता है और इसी टाइम उसे पता चलता है कि यहाँ पर बीच बीच में काफी सारी ऐसी जगह मौजूद हैं जहाँ पर कि खून के टपके पड़े हुए हैं। तो वो इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। जल्दी से जल्दी वो अपने माता पिता को ढूंढ लेना चाहता था और जब वो लोग उसे नहीं मिलते हैं तो वो उनके पास फोन करने लगता है। उन दोनों का ही मोबाइल इस टाइम लगातार बंद आ रहा था। तो हार कर उसने अपनी बहन के पास कॉल किया, उसे सारी की सारी बातें बता दी कि घर का कुछ ऐसा हाल है, उसके माता पिता यहाँ घर पर है ही नहीं और उसे अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करे। अब उसे जैसे कि उसने ये खून के टपके देखे थे तो उसे अंदाजा होने लगा कि उसके पिता एक बार के मालिक हैं, इनके पास काफी सारे पैसे हैं, तो जरूर किसी ने उन्हें किडनैप कर लिया होगा। और उसके बाद वो पुलिस वालों के पास कॉल कर देता है। पुलिस ऑफिसर्स जल्द से जल्द इनके घर पर आ पहुंचते हैं। यहाँ पर आते ही इचिरो ने सारी ही बातें पुलिस वालों को बता दी कि जनाब मैं तो नॉर्मली कुछ इस तरीके से घर पर आया था, लेकिन यहाँ पर आने के बाद मुझे कुछ एक ऐसी चीजें मिलती हैं। तो पुलिस वाले इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। लगातार इन्वेस्टिगेट करते करते अब करीबन 2 दिनों का टाइम बीत चुका था, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगता है। और इसी टाइम जब इस घटना को बीते हुए काफी ज्यादा टाइम हो चुका था तो इन लोगों के घर के अंदर से बहुत ज्यादा गंदी बदबू आने लगती है। इचिरो को इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था कि ये बदबू कहां से आ रही है, लेकिन इस टाइम लगातार पुलिस वाले इनके घर पर आ रहे थे और पुलिस ऑफिसर इस बदबू को काफी अच्छे से पहचान सकते थे। उनका ये कहना था कि यहाँ पर आसपास में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। और जब उन लोगों ने वहां पर उनके घर के नीचे परस्पर लगे हुए फट्टों को उखाड़ना शुरू किया तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर नीचे 2 बॉडी रखी हुई हैं। पुलिस वाले उन दोनों को ही बाहर निकाल लेते हैं और ये बात पता चलती है कि ये कोई और नहीं जबकि ये तो इचिरो के माता पिता हैं। उसके दोनों ही माता पिता नोहिरो और किमी अपनी जान गंवा चुके थे। पुलिस वाले इन दोनों को ही अपने कब्जे में ले लेते हैं और उसके बाद इन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। इनके आस पड़ोस वालों से जब पूछताछ की जाती है कि आखिरी टाइम में यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ था, इस बंदे ने कॉल करके हमें बुलाया था और अब तो इन्हीं के घर से इसके माता पिता की डेड बॉडी मिली है, तो क्या आप इस परिवार के बारे में कुछ बता पाएंगे। और इसी टाइम पूछताछ के दौरान काफी सारी ऐसी बातें पुलिस वालों को पता चलती है जिसे कि सुनकर पुलिस वाले इस बात को लेकर कंफर्म हो चुके थे कि इन दोनों ही लोगों ने जो अपनी जान गंवाई है उसके पीछे कोई और नहीं जबकि इचिरो ही है। क्योंकि इनके पड़ोसियों ने बताया कि जनाब पिछले लगभग एक हफ्ते से इस लड़के और इसके पिता के बीच काफी बार लड़ाइयाँ हो चुकी थी। ये लड़का अपने बिजनेस वगैरह के लिए अपने पिता से लगभग 5 लाख रुपया मांग रहा था, लेकिन वो इसे नहीं दे रहे थे। और आज के टाइम में जो कुछ भी यहाँ पर घटना घटी है उससे तो हम लोग बिल्कुल भी ये बात रिलेट नहीं कर सकते कि उसी कारण इसी ने उसे मार दिया होगा। लेकिन हाँ, कुछ एक दिनों पहले इन लोगों के बीच लड़ाई हुआ करती थी। तो अब पुलिस ऑफिसर्स इस बात को अच्छे से जान लेने के लिए कि क्या इसी ने ये कांड रचा है उसे पकड़ लेते हैं और उसके बाद उससे पूछताछ कर
करने लगते हैं और इचिरो भी इस बात से इनकार कर देता है कि हाँ जनाब, हमारी इस बात को लेकर लड़ाई हो रही थी, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि मैं अपने पिता की जान ले लूं। वो काफी सारी बातें और भी पुलिस वालों को बताने लगता है और पुलिस ऑफिसर्स को जब ये बात लगने लगती है कि पता नहीं ये बंदा सच बोल रहा है या नहीं, तो उसे इस बात को कंफर्म करने के लिए वो लोग वहां पर लगे हुए अलग अलग तरह के काफी सारे सीसीटीवी कैमरों को चेक जब करने लगती है पुलिस, तो उन लोगों के हाथ एक सीसीटीवी वीडियो लगती है जिसमें कि दो लोग, एक लड़का था एक लड़की थी, वो लोग इसके घर के अंदर आते हैं और उसके बाद काफी टाइम बीत जाने के बाद ये दोनों वहां से चले जाते हैं। इस वीडियो को देखकर ये बात कंफर्म हो चुकी थी कि जब ये लोग यहाँ पर आए थे, घर के अंदर घुसे थे, तो ये दोनों ही पति पत्नी इस टाइम घर के अंदर ही थे। बाद में इन लोगों ने कुछ एक कपड़े ऐसे मौजूद हैं जो कि ले जाकर किसी डस्टबिन में ठिकाने लगाए थे। पुलिस वाले उन कपड़ों को भी बरामद कर लेते हैं और उसके बाद इचिरो से ही पूछताछ करनी शुरू करते हैं। इचिरो मना कर देता है और जब ये वीडियो इचिरो को दिखाई जाती है तो इचिरो ने पहले तो मना कर दिया कि जनाब वो लड़का जो है वो तो मैं हूं नहीं, लेकिन उस लड़के के साथ जो लड़की थी उसे वो पहचान लेता है और उसने ये बात कही कि जनाब जिस तरीके के ये हुलिये में है, जिस तरीके के इसका बॉडी पोस्चर है, उसके हिसाब से मैं ये बात जरूर कह सकता हूँ कि ये कोई भी हो, लेकिन इसकी जो सारी की सारी एक्टिविटी है, चलने फिरने का इसका जो ढंग है, बॉडी पोस्चर है, उसके हिसाब से मुझे यही लगता है कि ये मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है। मेरे माता पिता ने इसके साथ मेरी शादी होने वाली थी उससे साफ इनकार कर दिया था। उसके बाद हम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, लेकिन जहां तक कि मैं इस लड़की को देख पा रहा हूं, मुझे पक्का विश्वास है कि ये मेरी एक्स गर्लफ्रेंड ही है। तो पुलिस ने उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में जानने की कोशिश की और इचिरो ने बताया कि उसका नाम हाजल मोरेलस है। पुलिस वाले वहां पर उस लड़की के पास जा पहुंचते हैं, उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। उसी के साथ एक और लड़के को गिरफ्तार पुलिस वालों ने कर लिया और जब उन दोनों से ही पूछताछ करनी शुरू करते हैं तो उस लड़की ने साफ इनकार कर दिया कि जनाब मैं कुछ भी नहीं जानती हूं जिस केस के बारे में आप लोग मुझसे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ वाले लड़के ने सारी की सारी बातें पुलिस वालों को डिटेल से बता दी। उसने बताया कि उन दोनों को मारने वाला कोई और नहीं, हम दोनों ही थे और ये सारी की सारी प्लानिंग इस लड़की की थी। उस लड़के से जितनी भी इंफॉर्मेशन पुलिस को लेनी थी वो इंफॉर्मेशन लेकर वो लोग उस लड़की के पास आ पहुंचते हैं और मोरेलेस से पूछताछ करनी शुरू करते हैं कि हाँ भाई तूने कांड जो किया है उसके बारे में हमें पता चल चुका है, लेकिन ये सारा का सारा कांड तूने क्यों रचा, किस तरीके से रचा, इन सारी ही चीज़ों के बारे में हम लोग तुझसे ही डिटेल से जान लेना चाहते हैं। तो प्लीज़ बिना कुछ झूठ बोले तुम सारी की सारी अपनी कहानी हमें बता दो। और उसके बाद मोरेलस ने भी सारी की सारी कहानी पुलिस वालों के सामने रख दी। उसने बताया कि जनाब वो यहाँ पर जापान की रहने वाली नहीं है, जबकि वो फिलीपींस से है और काफ़ी दिनों से जब वो फिलीपींस में रहा करती थी तो उसके दिमाग में ये बात रहा करती थी कि अगर वो किसी भी तरीके से जापान में सेटल हो जाती है तो वहाँ पर जॉब की काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वहाँ पर वो काफ़ी अच्छे पैसे कमा पाएगी और अगर वहाँ पर वो शिफ्ट हो जाती है तो उसकी लाइफ सेट हो जाएगी। इसी तरीके के काफ़ी सारे वो फॉर्मूले लगा रही थी। वर्क वीज़ा पर वो जापान आने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पास ऐसा कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं था जिसके चलते वो वर्क वीज़ा लगवाकर जापान में आ पाती। तो उसके दिमाग में ये बात आई कि क्यों न वो टूरिस्ट वीज़ा पर ही जापान चली जाए और उसके बाद वहाँ पर रहकर छोटा मोटा काम कर लेगी, वहाँ से जो कुछ भी उसे आमदनी होगी उससे वो अपना टूरिस्ट वीज़ा और आगे बढ़वा लेगी। इसी तरीके के दिमाग में ख्याल लेकर वो जापान आ जाती है। यहाँ पर अगले काफ़ी दिनों तक वो अपना टाइम बिताती है, ये सारी की सारी चीज़ें वो चेक करने लगती है कि कहाँ पर जाकर वो काम कर सकती है। यहाँ पर अगले काफ़ी दिनों तक पैसे कमा लेने के बाद वो फिलीपींस चली जाएगी, उसके बाद वो दोबारा से जापान आ जाएगी और इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में जानते जानते जब वो बार की तरफ वहाँ पर पहुँचती है तो वहाँ पर जाकर उसे पता चलता है कि यहाँ पर तो ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, सिर्फ और सिर्फ जो अमीर अमीर लोग यहाँ पर आते हैं उनके साथ ये अच्छा टाइम बिताए, उसके बाद इसके ड्रिंक के पैसे हुए या फिर इसका कोई पर्सनल खर्चा हुआ वो लोग अपने आप उठा लेंगे। तो अगले काफ़ी दिनों तक जितने दिन का उसका वर्क वीज़ा था वहाँ पर वो अपना टाइम बिताती है। वैसे वो बाहर भी इस टाइम जॉब ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो एक टूरिस्ट वीज़ा पर यहाँ पर आई थी जिसके चलते उसे ऑफिशियली यहाँ पर काम नहीं मिल सकता था। तो उसके दिमाग में यही बात आई कि इसे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, बस जो लोग अमीर अमीर यहाँ पर इस पब में आते हैं यहाँ पर ये छोटी मोटी ड्रिंक वगैरह सर्व करने लग जाएगी और इसकी ज़िंदगी सेट हो जाएगी। यही सारी बातें वो सोच
रही थी, काफी अच्छी उसकी जिंदगी इस टाइम बीत रही थी, उसे किसी भी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन उसके बाद टाइम आता है 2018-19 का, जब उसका वर्क वीजा खत्म हो चुका था और अब इसे वापस फिलीपींस जाना था। तो उसने वहीं पर जुगाड़ कर लिया और एक जापानीज व्यक्ति के साथ वो शादी कर लेती है। उसने उस व्यक्ति को सारी ही बातें डिटेल से बता दी कि वो इसके साथ परमानेंटली शादी नहीं कर रही है, उसकी ये कुछ एक मजबूरी है जिसके कारण वो शादी कर रही है। और कुछ एक पैसे देने के बाद वो व्यक्ति भी मान जाता है। वो अगले काफी दिनों तक पति पत्नी की तरह एक साथ रहते हैं। दूसरी तरफ अगर मोरेलेस को देखा जाए तो वो तो अपने काम धंधे पर जाया ही करती थी कि इसी टाइम वो प्रेग्नेंट हो जाती है। वो अपने इसी वाले पति के पास, जो जिसके साथ कि अब इसने शादी कर रखी थी, इसके पास आती है और ये बात कहती है कि अब वो प्रेग्नेंट हो चुकी है तो वो आगे अब इसी के साथ रहने वाली है। लेकिन उस आदमी ने साफ इनकार कर दिया कि तुम्हारा तो पता नहीं बाहर किस किस के साथ अफेयर चल रहा है, तो वो इसके साथ तो हमेशा के लिए नहीं रहने वाला। और इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है और उसके बाद वो व्यक्ति इसे डिवोर्स दे देता है। ये वापस अपने फिलीपींस माँ के पास आ जाती है। अपना जो बच्चा इसे हुआ था उसे वो अपनी माँ को संभलवा देती है और दोबारा से जापान जा पहुंचती है। और उसके दिमाग में ये बात आने लगी कि इस तरीके से अगर जुगाड़ करके ही वो यहीं पर रहने लगती है तो उसे जिंदगी में बहुत ज्यादा धक्के खाने पड़ेंगे, पता नहीं कहां पर क्या क्या जुगाड़ उसे करना पड़ेगा। और इसी टाइम इचिरो से उसकी मुलाकात हो जाती है। वो सच में ही एक दूसरे से अब बहुत ज्यादा प्यार करने लगे थे। इसके माता पिता के पास ये घर पर मिलने के लिए जाती रहा करती थी। इचिरो के साथ भी वो अच्छा टाइम बिता रही थी। इचिरो इस टाइम काफी अच्छी जॉब लगा हुआ था। इसके पिता को अगर देखा जाए तो उनका खुद का बार था और इस फैमिली के पास किसी भी तरीके से पैसे की कमी नहीं थी। जैसा भी खर्चा वो करना चाहती ऐसा ही वो कर सकती थी, क्योंकि उसका सारा का सारा खर्चा इस टाइम इचिरो उठा रहा था। उसके बाद ये लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि ये आपस में शादी करने वाले हैं। इसके घर वालों को भी इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जिस दिन ये लोग शादी करने वाले थे उससे 1 महीने पहले ही शायद इचिरो के माता पिता को ये बात पता चल जाती है कि इस लड़की की पहले से ही शादी हो चुकी है, इसे एक बच्चा हो चुका है जो कि इस टाइम फिलीपींस में इसकी माँ के पास छोड़ा हुआ है। शायद यही कारण था कि इन्हीं सारी बातों को जान लेने के बाद उन्होंने अपने बेटे इचिरो से इस बात से साफ इनकार कर दिया कि बेटा हम लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते कि तेरी शादी इस लड़की से हो। और वो लोग उन दोनों का ही ब्रेकअप करवा देते हैं। उसके बाद इचिरो अपनी जॉब पर जाने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ जब मोरेलेस को ये बात लगने लगती है कि इसकी पूरी ही जिंदगी अब काफी अच्छे से सेट हो चुकी थी, एक प्यार करने वाला व्यक्ति इसे अपनी जिंदगी में मिल चुका था, तो पता नहीं इन दोनों ही लोगों को इससे क्या प्रॉब्लम है। मोरेलस ने ऐसी जिंदगी पाने के लिए जिंदगी भर धक्के खाए थे। आखिर में जब उसे अपना सच्चा प्यार मिल गया तो पता नहीं इसके माता पिता को इससे क्या प्रॉब्लम है, जिसके चलते वो अपने एक और दोस्त से मिलती है जिसका नाम ब्रायन डेला था। वो उसे सारी की सारी बातें बताती है और उसके बाद ये बात कहती है कि वो उससे बदला लेना चाहती है। वो भी उसके साथ मिल जाता है, तैयार हो जाता है कि चलो ठीक है, जो कुछ भी तुम करना चाहती हो मैं उसमें तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। और उसके बाद 16 तारीख को जैसे ही सुबह के 9:30 बजे का टाइम होता है, इचिरो अपनी जॉब पर चला जाता है। पीछे से ये लोग पहले से ही ताक में बैठे थे कि इस टाइम ये बंदा भी अपनी जॉब पर चला जाता है। तो ये सारी की सारी टाइमिंग के साथ प्लानिंग कर लेने के बाद ये दोनों ही लोग इनके घर पर आ जाते हैं। दोपहर का टाइम हुआ होगा कि इचिरो के पिता नोरिहारो अपने घर पर आ जाते हैं। इस टाइम किमी बाजार गई हुई थी, वहां से उसे कुछ एक सामान खरीदना था। लेकिन जैसे ही नोरिहारो घर पर पहुंचता है तो ये दोनों ही लोग पहले से ही उसका घर पर इंतजार कर रहे थे और उसके आते ही वो लोग उसके ऊपर हमला कर देते हैं। चाकू से वो लोग हमला करते हैं, लगातार एक के बाद एक उसकी छाती पर वार करते हैं और कुछ ही देर बाद नोरिहिरो अपनी जान गंवा देता है। और अब वो लोग वेट करने लगते हैं उसकी माँ की। किमी जैसे ही अपने घर के अंदर घुसती है तो वो दोनों ही लोग सामने बैठकर उसका इंतजार कर रहे थे। किमी को इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था कि ये बंदे उसे मारने के लिए आए हैं। तो वो घर के अंदर जाती है और मोरेलस से बातें करने लगती है कि आखिरकार अब वो यहाँ पर क्यों आई है। तो मोरेलस उसके ऊपर भी हमला कर देती है और उसके बाद उन दोनों को ही उठाकर वो लोग, जो इसके घर का नीचे बेसमेंट था जहाँ पर कुछ एक सामान रखने की छोटी मोटी जगह थी, वहां पर उन दोनों की ही बॉडी को छिपा देते हैं। और उसके बाद जो कुछ भी यहाँ पर खून से रंगे हुए कपड़े वगैरह थे उन्हें ले जाकर वो लोग उस डस्टबिन में ठिकाने लगा देते हैं। इचिरो को जैसे ही इस पूरी ही घटना के बारे
में पता चलता है तो वो अंदर तक दहल जाता है कि जिसे वो इतना ज़्यादा प्यार किया करता था, वो लड़की भी इसे इतना ज़्यादा प्यार किया करती थी, तो वही लड़की उसके माता पिता के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। अभी भी ये दोनों ही लोग पुलिस की हिरासत में हैं और अभी भी इन लोगों के ऊपर केस चल रहा है। वैसे दोस्तों, आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पर असल गलती किसकी थी? और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर ब्लडी फाइल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसी के साथ दोस्तों, आज का शाउट आउट क्राइम थ्रिलर को एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।